ओके, सो इस लेक्चर में हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिस पे आगे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। हमारा कंसेप्ट नंबर 6 है अकाउंटिंग, है ना। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप की। सो अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, किस चीज़ की अकाउंटिंग करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इवन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग। सिचुएशन क्या है, किसने किसको लोन दिया है वो ध्यान दे। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसका जो बेसिक है वो हमेशा पकड़ के रखो, फर्म के एंगल से सोचो, पार्टनर के एंगल से कुछ नहीं सोचना है। फर्म के लिए ये क्या है? लायबिलिटी, और इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर हम अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े उसके साथ इस कहानी को रिलेट कर दूं मैं, ताकि आगे की एंट्री आपको समझ में आए। तो एक कंसेप्ट तो ये पढ़ा है कि अगर डीड साइलेंट हो ऐसे केस में, तो पार्टनर को इवन दो डीड साइलेंट है फिर भी 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना है। इस पे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कर चुके हैं। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसका नेचर कैसा है? मैंने यहां कैपिटल को लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर कैसा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसका मतलब होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो, सफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट हो, आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एनी हाउ, है ना। अगर डीड में रेट दिया हो तो वो रेट, अदरवाइज 6% पर एनम से आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप कौन हो? हमेशा आप फर्म हो। जब भी मैं बोलता हूं आपको करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैं फर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, हम उसी के प्रॉक्सी बन के एंट्रीज करते हैं। अब देखो, जनरली तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच में, वो सब किस अकाउंट के थ्रू होते हैं? कैपिटल अकाउंट के थ्रू होते हैं। सारे ट्रांजैक्शन, जनरली जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि जब भी पार्टनर फर्म को पैसा देता है तो हमें यही लगता है कि पार्टनर ने हमें कैपिटल दी है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको दे सकते हैं। ड्रॉइंग, पैसा निकाल के ले जाता है तो हमें लगता है कि वो कैपिटल ले गया। जो प्रॉफिट्स फर्म जनरेट करती है, हमें ये लगता है कि यार ये प्रॉफिट तो बिलोंग किसको करते हैं? पार्टनर्स को, इसीलिए हम उसको कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन दोनों के बीच में, वो इसी अकाउंट के आसपास घूमते हैं। हम इसी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी ये दिखाना होता है कि फर्म ने कोई वैल्यू पार्टनर से ली है, या पार्टनर कोई वैल्यू फर्म से निकाल के ले गया है, वो गुड्स निकाल के ले जाए, वो पैसे निकाल के ले जाए, फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो उसको बिलोंग करेगा। ये हम 11 से सीखते आ रहे हैं, राइट। लेकिन यहां पे मैं ये बोलूंगा कि देखो, उन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन है, पार्टनर और फर्म के बीच में। लेकिन मैं इस लायबिलिटी का नाम कैपिटल की जगह मैं बोलूंगा ये लोन बाय पार्टनर हुआ। ये भेदभाव क्यों? इसे कैपिटल क्यों नहीं कह रहे? आखिर इसे हम एक नए अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक नया अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट? इसकी क्या जरूरत है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, अभी आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल, राइट। आपकी बुक में आगे के चैप्टर्स देखोगे तो आपको मिलेगा गुडविल वैल्यूएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और फिर जाके मिलेगा डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को एंड करना। एक फर्म क्रिएट होती है, वैसे वो एंड भी होती है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि वो डिसॉल्व क्यों होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। पर सपोज करो कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, एग्जांपल के लिए पार्टनर की डेथ हो गई, ये रीजन तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और अगर डीड साइलेंट है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसॉल्व हो जाएगी मतलब कि सब अपना अपना पैसा लो, अपने अपने घर जाओ। आई होप मेरी बात समझ में आई। लेकिन अपना अपना पैसा लो और अपने अपने घर जाओ के पहले पार्टनर्स को आउटसाइडर्स का सारा पैसा देना पड़ता है। ये डिसोल्यूशन में हम सीखेंगे। तो आउटसाइडर्स का सारा पैसा दे दोगे, फिर जब अब ये बात आएगी कि अब तो केवल पार्टनर्स का पैसा बचा है, तो वहां भी एक बाइफर्केशन करना पड़ेगा। जैसा कि कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब पार्टनर पार्टनर का पैसा बचे आउटसाइडर का पैसा देने के बाद, इवेंट समझो डिसोल्यूशन हो रहा है ना, तो सबको हिसाब किताब बराबर करना है। बाहर वालों का पूरा पैसा दे दो, उसके बाद जो पार्टनर्स को बिलोंग करता है उसके अंदर भी एक कैटेगराइजेशन है। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसका पेमेंट पहले होगा कैपिटल के। तो सपोज कोई पार्टनर है, उसने फर्म को लोन भी दिया और कैपिटल भी दिए, तो उस किसी भी पार्टनर को कैपिटल का 1 रुपए भी नहीं मिलेगा जब तक किसी पार्टनर का लोन बाकी है। समझ में आई बात? तो पहले आउटसाइडर,
उसके बाद फिर पार्टनर के लोन और फिर पार्टनर की कैपिटल की बारी आती है रीपेमेंट की। तो फर्म जब डिसॉल्व होती है तो इस तरीके से हम काम करेंगे। इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन में, इस पे अकाउंटिंग भी करनी है हमको, ठीक है, वो तुम्हारे इस पार्ट का लास्ट चैप्टर है। तो भाई अगर हम पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, सब कुछ पार्टनर कैपिटल में ही डाल देंगे, तो ये बाइफर्केशन होगा कैसे? ये पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लायंस कैसे हो पाएगा फिर? तो इसलिए लोन और कैपिटल को अलग अलग रखना पड़ता है। इसलिए हम पार्टनर लोन अकाउंट क्रिएट करते हैं जब भी पार्टनर से फर्म लोन लेती है तब। आई होप ये रीजन समझ में आया। एक और रीजन है, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, इवन डीड साइलेंट है फिर भी ये दे देंगे। ये हमने अभी पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम दे ही देंगे, इवन दो डीड को साइलेंट होना तो फिर भी दे देंगे, डीड साइलेंट है फिर भी दे देंगे। तो भाई अगर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, जो भी पार्टनर से पैसा लेते हो आप, तो उसमें बाइफर्केशन कैसे होगा? लोन का अमाउंट कितना, कैपिटल का अमाउंट कितना, ये बुक्स में दिखेगा कैसे? तो ये बुक्स में दिखाना तो पड़ेगा ना कि लोन का अमाउंट अलग है, उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देते, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं डीड साइलेंट होने पे। ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पीछे जाके पढ़ लेना। केवल दो चीजों पे मैंने कहा था पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पे भी पार्टनरशिप एक्ट आके कुछ बोलेगा। एक है पीएसआर, क्योंकि मैंडेटरली आपको सब पार्टनर्स को इक्वली पैसा देना पड़ेगा, और एक है ये जिसपे वो आके मैंडेटरली बोलेगा कि 6% पर एनम से इंटरेस्ट दो पार्टनर को, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो पार्टनर से अगर आपने लोन लिया है एज अ फर्म तो आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारा लोन का अकाउंट सेपरेट हो कैपिटल से। इसलिए हम जब भी पार्टनर से लोन लेंगे तो हम एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे उसको। उसके लिए एक पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इस पार्टनर्स लोन अकाउंट से डीलिंग होगी इसकी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो ये क्यों करते हैं ये भी बता दिया मैंने। दो चीजें तो क्लियर हो गई कि पार्टनर से जब फर्म लोन लेगी तो फर्म इसे अपनी लाइबिलिटी बनाएगी और एक अकाउंट क्रिएट करेगी, उसका नाम होगा लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? तो देखो 3 इवेंट होने हैं जिसपे एंट्री होनी है। पहला इवेंट तो है ऑन द डेट फर्म बोरोज लोन। अगर फर्म लोन बोरो कर रही है उस दिन क्या एंट्री करेगी? पैसा कैश में ले रही होगी या बैंक में ले रही होगी, वॉटेवर, तो ये अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, असेट बढ़ गई, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये उस दिन एंट्री हो गई, ठीक है। फिर ईयर एंड आएगा, समझना नहीं, इसके बाद आएगी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ भी हो सकती है, 1 ईयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 6 महीने में इंटरेस्ट की बात डिसाइड हो जाए, एक साल में डिसाइड हो जाए, ठीक है। ईयर एंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा फोकस तो इस पे है कि जो भी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट हो उस दिन एक एंट्री होगी। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस दिन फर्म के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई कि हमें पेमेंट करना है। और आप जानते हो कि अगर किसी चीज की ऑब्लिगेशन ड्यू हो गई तो वो एक्सपेंस बन जाता है। एक्सपेंस बन गया तो चलो एक्सपेंस बना दे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नाम हुआ एक्सपेंस का, बेसिकली ये एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट होगा। 2 आउटस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप है इसमें हम आउटस्टैंडिंग किस में कर देते हैं? इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो क्या आ जाएगा? पार्टनर्स लोन, मतलब सीधी सीधी बात है, लायबिलिटी बढ़ा दी हमने, लोन अकाउंट को और बढ़ा दिया। फिर क्या होता है, अगर मैं इंटरेस्ट को पे कर देता हूं, इंटरेस्ट पेड, अगर इंटरेस्ट पेड हो जाएगा जिस भी तारीख को होगा, इसी तारीख को हो जाएगा तो फिर ये लोन में जाएगा ही नहीं। पर अगर ये बाद में पे होता है तो हमने, क्योंकि एक्सपेंस को तो इसमें ट्रांसफर कर दिया था,
पार्टनर्स लोन में, तो पार्टनर्स लोन जो है वो कम हो जाएगा वापस से। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट है, ये आप बैंक से किया है तो बैंक। आखिर में ईयर एंड पे देखो, ये दोनों एंट्रीज ईयर एंड पे नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो डेट होगी इंटरेस्ट पेमेंट की उस दिन ये एंट्री होगी, जिस दिन ड्यू की डेट होगी उस दिन ये एंट्री होगी। ये ईयर एंड पे भी हो सकती हैं, इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो तुम बाद में कंफ्यूज हो सर ये ईयर एंड पे क्यों हो रही है। अगर वो डेट ईयर एंड है तो ईयर एंड पे ही होगी, अदरवाइज ईयर एंड पे कुछ ना कुछ तो पक्का करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईयर एंड पे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमारे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो इसमें से देखो, ये तो लाइबिलिटी वाला आइटम था पार्टनर लोन जिस दिन से बना, ठीक है, और ये कैश बैंक जितने दिख रहे हैं ये सब असेट थे, तो इनके तो बैलेंस कैरिड डाउन चले जाएंगे बैलेंस शीट में। ये जो एक्सपेंस वाली चीज है ये इकलौती ऐसी है जिसका कुछ नहीं हुआ। एक्सपेंस को क्या करना पड़ता है? ईयर एंड पे डिस्पोज करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तभी तो वो कंपेयर होता है। तो इसे डिस्पोज करना पड़ेगा, और एक्सपेंस को डिस्पोज करना पड़ेगा तो डेबिट साइड पे डिस्पोज होते हैं P&L अकाउंट में। हम ये जानते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए P&L अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग में तो जाएगा नहीं। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये एक्सपेंस हो गया डिस्पोज, ठीक है। तो ये डिस्पोजल ऑफ एक्सपेंस की एंट्री है, या क्लोजिंग भी कहते हैं कुछ लोग इसको, तो जैसा तुम्हें जमे वैसा चला लो। डिस्पोजल ऑब्लिक क्लोजिंग ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसे फिगर्स के साथ बता दूं थोड़ा, चलो 1 लाख रुपए का लोन लिया था और सपोज 10% का रेट था, तो 1 लाख रुपए शुरुआत में आपके पास लोन अकाउंट में गए, ठीक है। फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ 10% से 10,000 रुपए का, तो ये 10,000 रुपए और चले गए, ठीक है। ये 10,000 रुपए जब पेमेंट हुए तो 10,000 रुपए ये इसमें चले गए थे पार्टनर्स लोन में, राइट। अगर ये इसका पेमेंट होगा तो वापस से कम हो गए, ठीक है। पेमेंट नहीं होता तो वो 1,10,000 बन जाते, वो बने रहते। अभी मैं अकाउंट में दिखा दूंगा इसका। और ईयर एंड पे क्या होगा? ईयर एंड पे ये जो इंटरेस्ट था एज एक्सपेंस ये P&L में क्लोज हो गया। चलो इसकी लेजर बना दे। लेजर में क्या बड़ी बात होती है? कुछ भी नहीं। नाम होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जब पहली बार पैसे लिए तो कैश एंड बैंक अकाउंट ये डेबिट हुए, और लोन में पैसे आए कितने? 1 लाख। पहले हमेशा अमाउंट लिखा करो। 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी जिस दिन हमने लोन लिया था। हम कौन है? फर्म। तो फर्म ने जिस दिन लोन लिया उस दिन 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और ये लाइबिलिटी किस वजह से हुई? क्योंकि हमें कैश और बैंक मिला था, जो भी मिला था ना, दोनों नहीं लिखना, वो जो डेटा में होगा वो लिखना। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ उस दिन तो हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो हमारे अकाउंट में डाल दिया गया, हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई, हम और क्रेडिट हो गए, पार्टनर लोन और क्रेडिट हो गया। ये किस वजह से हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से क्रेडिट हो गया 10,000। उसके बाद पेमेंट हुआ, तो ये क्योंकि इंटरेस्ट हमें ही मिल गया था तो पेमेंट अब लोन अकाउंट से ही होगा, तो यहाँ पे हो गया टू कैश। ये पेमेंट डेट को हो गया, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये 10,000 का पेमेंट हो गया। तो देखो 1 लाख का 1 लाख ही तो बैलेंस कैरिड डाउन बचा है। ईयर एंड पे यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा, डिस्पोजल की एंट्री इसमें नहीं दिखेगी। बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। अगर कोई कहे कि चलो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इसकी लेजर बना के दिखा दो, किसी की भी लेजर बना दो, ऊपर जर्नल बनी हुई है, बस उसमें देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कब डेबिट हुआ कब क्रेडिट हुआ, लेजर बन जाएगी। उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन पहली बार पिक्चर में आया दूसरी एंट्री में जब एक्सपेंस ड्यू हुआ, और वो पार्टनर लोन के साथ मतलब उसकी एंट्री हुई, तो इसमें तो अकाउंट में डेबिट साइड पे आना है। ये लो 10,000 टू पार्टनर्स लोन। और बाद में क्या हुआ?
पेमेंट में तो इसका कोई रोल ही नहीं था, ये क्लोज हो गया लास्ट डेट पे, ये दूसरी एंट्री में आया था और चौथी एंट्री में क्लोज हो गया 31 मार्च ईयर एंड पे। ईयर एंड पे कैसे क्लोज हो गया ये? बाय P&L, P&L अकाउंट में जाके डेबिट हो गया, ये बंद कर दिया हमने इसको। इसका बैलेंस कैरिड डाउन आएगा नहीं क्योंकि ये एक्सपेंस है। रेवेन्यू नेचर की चीजें P&L में जाती हैं और कैपिटल नेचर की चीजें कैरिड डाउन होती हैं। तो एक्सपेंस और इनकम ये सब रेवेन्यू नेचर है, ये P&L में चला गया, क्लोज हो गया। आई होप मेरी बात समझ में आई। और ये बैलेंस कैरिड डाउन हो गया क्योंकि ये कैपिटल नेचर का आइटम था, लायबिलिटी थी, ये तो याद है ना? ठीक है, चलो, तो ये हो गई बात एंड। आगे मिलते हैं किसी और कंसेप्ट के लिए। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट नंबर 6, इसे एक बार ठीक से रिवाइज करना। आगे बाद में मिलते हैं।